सेंचुरियन यूनिवर्सिटी को काउंसलर का मान लीजिए रिक्वायरमेंट होता है, एक काउंसलर का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या सेंचुरियन यूनिवर्सिटी अगला को मैथमेटिक्स कितना आता है इसका टेस्ट करेगा क्या? नहीं, चूंकि काउंसलिंग में मैथमेटिक्स का रोल नहीं है। ठीक है, किस व्यक्तित्व का टेस्ट होगा कि उसे काउंसलिंग के लिए कि कम्युनिकेशन स्किल अगला का कैसा है, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो सूचना है उसका डिलीवरिंग कैपेसिटी अगला के पास कितना है, और अगला को यूनिवर्सिटी के लिए आकर्षित करने का कैपेसिटी उसके अंदर ये कितना है, और एक्सटर्नल जो गेटअप है वगैरह वगैरह ये सब चीजों का टेस्ट करेगा यूनिवर्सिटी। अगर आपको लेक्चरर बनना है मैथमेटिक्स का तो आपके अंदर का आपके अंदर का किस टैलेंट का चेक होगा कि आपका मैथमेटिक्स में कितना डेप्थ है, और आप मैथमेटिक्स का कंटेंट को कितना आसान भाषा में आप स्टूडेंट के पास डिलीवर कर पाते हैं। तो सेम उसी तरह से यूपीएससी का भी अपना कुछ डिमांड होगा जो वो कैंडिडेट में देखना चाहते होंगे। ठीक है, तो वो डिमांड क्या है इसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, अब दो कैंडिडेट है, एक का नाम क्या है इमोशनी, दो कैंडिडेट है, एक का नाम इमोशनी और एक का नाम लॉजिका। अब दोनों के साथ एक कॉमन घटना घटित होता है, इमोशनी और लॉजिका दोनों के साथ। वो घटना आप लोग को हम बतलाएंगे। अब आप लोग को ये बतलाना है, मतलब इमोशनी लॉजिका दोनों मेंस क्वालिफाई कर चुकी है यूपीएससी, इमोशनी भी यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर चुकी है, लॉजिका भी यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों के साथ एक कॉमन घटना घटित होता है, वो घटना आप लोगों को हम बतलाएंगे। उसके बाद आप लोग को ये बतलाना है कि यूपीएससी इमोशनी को सिलेक्ट करना चाहेगा या लॉजिका को। ठीक है, अब दोनों के साथ कॉमन घटना क्या घटित होता है उसे आपको अच्छे से समझना है। इमोशनी का भी एक बॉयफ्रेंड है, लॉजिका का भी एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब दोनों के साथ कॉमन घटना क्या घटित होता है कि इमो का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है। ठीक है, इमोशनी और लॉजिका दोनों का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है। अब इमोशनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, लॉजिका सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, उसे आपको हम बतलाएंगे। फिर आपको बतलाना है यूपीएससी किसे सिलेक्ट करना चाहेगा। इमोशनी रोने धोने लगती है, परेशान रहने लगती है, ठीक है, वो खाना पीना भी छोड़ देती है, वो नहाती भी नहीं है कभी कभी। तो ये मेंटल स्टेटस होता है इमोशनी का। लॉजिका क्या करती है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर किसी तरह से वो पढ़ाई के लिए खुद को फोकस करती है। अब समय के साथ अपना एक्स का ही फ्रेंड के साथ अपना पेचअप कर लेती है। अब आपको ये बतलाना है कि यूपीएससी किसे सिलेक्ट करना चाहेगा, इमोशनी को या लॉजिका को? लॉजिका को। क्यों लॉजिका को? अब इससे आपका आएगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, लॉजिका को क्यों। अब सबसे पहले यूपीएससी को किस तरह का व्यक्तित्व चाहिए, यूपीएससी को किस तरह का व्यक्तित्व चाहिए। यूपीएससी को एक्सप्लॉइटेशन करने या एक्सप्लॉइटेशन सहने टाइप का व्यक्तित्व चाहिए, या वैसा व्यक्तित्व जो ना एक्सप्लॉइटेशन करता हो और ना एक्सप्लॉइटेशन सहता हो। एक्सप्लॉइट करने का मतलब एक्सप्लॉइटेशन फ्री, मतलब एक्सप्लॉइटेशन टाइप वाला चाहिए या एक्सप्लॉइटेशन फ्री कैंडिडेट चाहिए यूपीएससी को? एक्सप्लॉइटेशन फ्री कैंडिडेट चाहिए। अब इमोशनी का व्यक्तित्व, अब इमोशनी क्या एक्सप्लॉइट कर रही थी सामने वाला को? नहीं। सामने वाला एक्सप्लॉइट कर रही थी क्या? नहीं। क्या इमोशनी एक्सप्लॉइट हो रही थी? तो यूपीएससी को ऐसा भी कैंडिडेट नहीं चाहिए। क्या लॉजिका एक्सप्लॉइट कर रही थी? नहीं। क्या लॉजिका खुद का एक्सप्लॉइटेशन होने दे रही थी? नहीं। तो यूपीएससी को ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। चूंकि यदि आप खुद को एक्सप्लॉइट होने टाइप वाले आपका व्यक्तित्व होगा तो बहुत सारा समय आप डिफरेंट क्रिमिनल, आतंकवादी और भी अलग अलग तरह का व्यक्तित्व के साथ आपका सामना होगा, और आपके अंदर फियर आएगा और भी डिफरेंट तरह का नेगेटिव एलिमेंट आएगा जिससे आपको एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा। और एक्सप्लॉइटेशन करने टाइप वाले व्यक्तित्व अगर आपके अंदर होगा तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गरीब होगा, कमजोर होगा, बेबस होगा, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो काफी अमीर होगा, रिच होगा। अब आप क्या करेंगे, आप या तो डब्बा लेने के लिए या तो अगला का डर से या कुछ और तरीके से आप गरीब को एक्सप्लॉइट कर देंगे। समझ आ रहा है? तो यूपीएससी को इस तरह का कैंडिडेट
नहीं चाहिए। अब उसके बाद दूसरा, एक तो ये आप लोग समझ आएगा कि यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन फ्री कैंडिडेट। अब इंटरव्यू का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लगभग 60% आपका ये एक्सप्लॉइटेशन टर्म से बनेगा, अगर इसको अच्छे से डेप्थ में आप अगर समझते हैं तो। अब दूसरा जो पॉइंट है, यूपीएससी को किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, समस्या में फोकस करने वाला या समाधान में फोकस करने वाला। यूपीएससी को कैसा चाहिए, समाधान में फोकस करने टाइप वाला कैंडिडेट। जब आप समस्या में फोकस करते हैं तो आपका समस्या का साइज और बड़ा हो जाता है, और यदि आप समाधान में फोकस करते हैं तो आपका समस्या का साइज क्या हो जाना है, छोटा हो जाना है। जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे, सूर्यवंशम मूवी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे सूर्यवंशम मूवी? अंदर डीएम बैठी होती है और बाहर लोगों का कतार लगा होता है, और उस डीएम को क्या करना होता है, अंदर जो बैठी होती है उन लोगों का समस्या का समाधान निकालना होता है, जो भी बाहर लोगों का कतार लगा हुआ है। अब समस्या का समाधान निकालना, दैट मींस क्या, उसका वर्क क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अब समस्या का समाधान निकालना ऐसा तो नहीं वो हाल चल जाएगी या कहीं पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेगी। उनका काम क्या है, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग। यदि आपका माइंड समस्या पर फोकस करने टाइप वाला होगा तो आप तो समस्या का साइज और बड़ा कर देंगे, जबकि आपको वैसा डिसीजन लेना है जैसे या तो समस्या जड़ से समाप्त हो जाए या फिर समस्या का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए। समझ आ रहा है? तो अब आप देखें इमोशनी का व्यक्तित्व। इमोशनी का व्यक्तित्व कैसा था, उनका फोकस एरिया क्या था, फोकस एरिया क्या था, समस्या। समस्या उसके लिए कौन था, उसका एक्स, मतलब उसका जो था, तो अब उनका फोकस वही था, तो दैट मींस इसलिए उसको समाधान नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, उसके लाइफ में समस्या और क्या होते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था। बट लोजिका का व्यक्तित्व कैसा था, लोजिका का व्यक्तित्व कैसा था, उनका फोकस एरिया समस्या था या समाधान, समाधान। तो दैट मींस यूपीएससी को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए। अब मान लो जो अपना समस्या का हल नहीं निकाल सकती, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का समस्या का हल कैसे निकालेगी। समझ आ रहा है? एक दो मैंने बताया, एक यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन फ्री कैंडिडेट चाहिए। दूसरा यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए, समाधान में फोकस करने टाइप वाला। और तीसरा जो है, यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए, अटकू टाइप या वैकल्पिक टाइप, अटकू टाइप या वैकल्पिक टाइप। यूपीएससी को कैसा कैंडिडेट चाहिए, यूपीएससी को वैकल्पिक टाइप कैंडिडेट चाहिए। वैकल्पिक टाइप कहने का मतलब किसी भी समस्या का आपके पास बहुत सारा समाधान का विकल्प होगा, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने का एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। अब इमोशनी का व्यक्तित्व कैसा था, अटकू टाइप था, जहां से प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ रहा था, वो उनका क्या है कि वो वहीं पर अटक जा रही थी, मतलब हैंग टाइप था उसका व्यक्तित्व। और यूपीएससी को ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। और लॉजिका का व्यक्तित्व कैसा था, वैकल्पिक। अब वैकल्पिक दैट मींस ऐसा नहीं कि आपको सामने वाला को एक्सप्लॉइट करना है, वैकल्पिक दैट मींस आपको सामने वाला को भी एक्सप्लॉइट होने से बचाना है और खुद को भी एक्सप्लॉइट होने से बचाना है। समझ आ रहा है? तो लॉजिका का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वैकल्पिक है। तो अब लॉजिका फर्स्ट स्टेप, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब दैट मींस वहां पर भी उसका फोकस कहां पर है, समाधान में। समझ आ रहा है? अब लॉजिका क्या, वो अब वैकल्पिक में गई, तो वैकल्पिक में गई तो दैट मींस क्या, उसमें क्या सामने वाला को एक्सप्लॉइट की नहीं, वो खुद को एक्सप्लॉइट होने से बचाई। समझ आ रहा है? अब इसके बाद आपको यह जानना जरूरी है कि तैयार, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में मतलब जो होता है, जो मुझे पता है, जो एक बेसिक आइडिया जो मुझे है वो हम खुद बतला देंगे आप लोग को। उसके बाद आप लोग अपना पर्सनल डाउट्स पूछना, जैसे भी जो भी डाउट्स मतलब होगा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जानने का या जो कुछ भी। तो तैयारी करने का जो सही समय है, तैयारी करने का जो सही समय है वो क्या होता है, जस्ट आफ्टर 10, जस्ट आफ्टर 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि ये कि स्टूडेंट के दिमाग में चीजें रहता है कि तैयारी करने का सही समय क्या होता है। तो तैयारी करने का जो सही समय है सिविल सर्विसेज का, जस्ट आफ्टर 10th। वाई जस्ट आफ्टर 10th? 10th के बाद क्यों, इंटर के बाद क्यों नहीं, ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। 10th के बाद ही क्यों? तो अब आप लोग देखिए, यूपीएससी में जो जीएस का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में सबसे पहले देखिए एप्टीट्यूड और जो साइंस का क्वेश्चन आता है। जैसे एप्टीट्यूड में आपका है मैथ्स है,
एप्टीट्यूड में मैथ, रीजनिंग, आपका वर्बल में पैसे, जो डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, ये सब। और उसके बाद आपका साइंस में जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, ये सब जो चीजें हैं ये आप लोग का क्या होता है, 10th लेवल होता है एग्जामिनेशन में। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड, वर्बल और आपका साइंस, साइंस एंड टेक, ये सब क्या है, 10th लेवल है। अब उसके बाद आप अगर आते हैं जीएस, तो जीएस का लेवल क्या है यूपीएससी में, इंटरमीडिएट लेवल। जीएस अप टू इंटरमीडिएट, मतलब 6 to 12। जीएस किस क्लास से पूछा जाता है, 6 to 12। और उसके बाद आप लोग देखेंगे ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में किस लेवल का क्वेश्चन होता है, वो ग्रेजुएशन लेवल। समझ आ रहा है आप लोगों को, मतलब आपका एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, मतलब एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग आ गया, मैथ रीजनिंग, तो एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल हो गया, और ये आपका जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, ये सब किस लेवल का होना है एग्जामिनेशन में, 10th लेवल। ठीक है, आप लोग में से सभी यहाँ पर साइंस के विद्यार्थी है ना, या कोई अदर बैकग्राउंड से भी है? ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम मैथमेटिक्स? अच्छा, मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से मतलब आप में से ज्यादा विद्यार्थी है। तो चलो बायोलॉजी से आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं, सामान्य सा क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे आगे। एक व्यक्ति है मतलब मेल कैंडिडेट, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, मेल कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है, मेल का ब्लड ग्रुप क्या, ए पॉजिटिव। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या, जो उसका पार्टनर है, फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। अब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका ब्लड ग्रुप क्या, ए बी पॉजिटिव। समझ आ रहा है, मेल का ब्लड ग्रुप मतलब हस्बैंड का ए पॉजिटिव, वाइफ का ए नेगेटिव, उसका बच्चा का ए बी पॉजिटिव। अब आपको यह बतलाना है कि उसका जो फादर है वो ओरिजिनल फादर है या नहीं, ओरिजिनल फादर नहीं, राइट। अब देखें ओरिजिनल फादर नहीं होने के पीछे क्यों ओरिजिनल फादर नहीं है, क्योंकि उसमें जो बच्चा, जो सन है, उसमें जो एंटीजन बी आया है, वो एंटीजन बी क्या मदर में प्रेजेंट है, फादर में प्रेजेंट है नहीं, तो वो बच्चा में प्रेजेंट इन जनरल मतलब नहीं हो सकता है। तो अब देखें एक चीज, जैसे इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे जो पढ़ने का तरीका, जैसे आईएएस का तैयारी में जैसे आप लोग समझ मान लो ग्लास पानी से भरा हुआ है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, आप उड़ेलेंगे तो उसमें पानी गिरेगा या नहीं, गिरेगा। अब ग्लास मान लो खाली है, अब ग्लास को उड़ेलेंगे तो पानी गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। तो बच्चा में क्या आएगा, जो या तो मदर में प्रेजेंट है या फिर फादर में प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग मतलब जो भी सर आप लोग को पढ़ाए अच्छे पढ़ाए हैं, क्योंकि बहुत सारे आईएएस दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी के अंदर ये सब आंसर नहीं दे पाते जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के भी होते हैं, लेकिन उनसे यहाँ पर आप लोग को राइट एजुकेशन दिया जा रहा है। अब देखिए हम लोग फर्दर देखते हैं, क्या बता रहे थे कि 10th लेवल का क्या रहता है, आप लोग 10th लेवल का क्या रहता है, एप्टीट्यूड, वर्बल और जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक, ये क्या रहता है 10th लेवल का यूपीएससी में। और इंटरमीडिएट लेवल का क्या रहता है, जीएस अप टू इंटरमीडिएट, मतलब 6 से 12 तक का। और ग्रेजुएशन लेवल का क्या रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, ग्रेजुएशन लेवल। अब आप लोग जैसे एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं या नहीं, प्रश्न यहां पर आता है। तो यूपीएससी के एग्जाम क्या एसएससी बैंकिंग के एग्जाम से ज्यादा टफ है या मतलब उसी के बराबर है? मतलब यूपीएससी के एग्जाम सबके अधिकांश के दिमाग में साइकोलॉजिकली बैठा हुआ होगा कि यूपीएससी के एग्जाम एसएससी बैंकिंग का एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ है। ये आप लोग का साइकोलॉजी में बैठा होगा। एसएससी बैंकिंग निकालना आसान है, यूपीएससी निकालना आसान नहीं है। यूपीएससी को पाना मतलब भगवान को पाना, ये आप लोग के साइकोलॉजी में बैठा हुआ होगा यूपीएससी को लेकर। ये बैठा हुआ है ना, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि थाना प्रभारी के, एक सिपाही का उतना वैल्यू होता है, थाना प्रभारी का उतना वैल्यू होता है, एक आईएएस एक आईपीएस का क्या वैल्यू रहता होगा। तो वो चीजें ऐसे कैसे मिल जाएगा, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि वो चीजें ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो अब आप लोग देखें
एसएससी सीजीएल का मैथ का जो लेवल है वो आपका यूपीएससी का मैथ का लेवल से ज्यादा टफ है। आप लोग क्वेश्चन जाके उठा के देख लेना, क्वेश्चन उठा करके देख लेना। आप लोग को एग्जांपल देके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एसएससी का मैथ, एसएससी सीजीएल का मैथ यूपीएससी से ज्यादा टफ। और दूसरा बैंक पीओ का अब रीजनिंग जो है वो आप लोग देख लेना, यूपीएससी का रीजनिंग से ज्यादा टफ मिलेगा। चेक करके देख लेना क्वेश्चन बैंक में। यदि जो विद्यार्थी बैंक के पीओ का तैयारी करते होंगे वो आप चेक करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि बैंक पीओ का रीजनिंग यूपीएससी का रीजनिंग से ज्यादा टफ है। तो आपको तो यहाँ पता चल गया मैथ और रीजनिंग में कि वो क्या रहता है कि ये मतलब उससे भी ज्यादा आसान है इसे कर पाना। अब उसके बाद आप लोग देखें जो जीएस रहता है यूपीएससी में, जो जीएस रहता है वो क्या रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी दैट मींस 6 to 12 एनसीईआरटी। 6 to 12 मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर पूछता है, बहुत एक्चुअल डेटा नहीं पूछता यूपीएससी कि आप दिन रात रट रहे और फिर जाकर एग्जाम लिख रहे उस टाइप का नहीं। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आप अगर 6 to 12, जैसे आपको एक एग्जांपल बता लेते हैं। 2011 में फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी लिखा था। 2011 में फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी लिखा था और मेरे पास बहुत अधिक कंटेंट नहीं था। बहुत अधिक कंटेंट नहीं था कहने मतलब मेरे पास बहुत अधिक नॉलेज नहीं था, बहुत अधिक सूचना नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा 2011 में यूपीएससी प्री निकला, यूपीएससी प्री निकला। अब 2011 का क्या सीन था कि सीसेट और जीएस, सीसेट में आपको मैथ रीजनिंग ये सब आता है और जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। तो सीसेट और जीएस दोनों मिला के क्वालिफाई करना होता है। सीसेट और जीएस दोनों मिला के क्वालिफाई करना होता था और जीएस में मेरे पास कंटेंट नहीं था। जीएस में मेरे पास कंटेंट उस वक्त नहीं था। तो अब सीसेट मेरा उस समय मजबूत था। वो चाणक्य में भी सीसेट का क्लास हम लेते हैं, सीसेट इकोनॉमिक, ये 2 सेक्शन देते हैं। तो सीसेट में मेरे पास क्या था, कंटेंट मजबूत था। तो सीसेट में मेरा स्कोर ज्यादा आया, जीएस में स्कोर डाउन आया, दोनों मिला करके रिजल्ट मेरा आ गया प्री। अब मेंस में हम देखें कि एक विद्यार्थी जो 3 रात पढ़ता था और रियल में मेरे से उसके पास ज्यादा नॉलेज था, मेरे से उसके पास रियल में ज्यादा नॉलेज था और मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। जो सच्चाई आप लोगों को बता रहे हैं, तो में जब मैंने मेंस लिखा तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था। अब फिर भी उस विद्यार्थी का मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ जिसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज था और मेरा उसमें मेंस में सिलेक्शन हुआ। बाद में मुझे इसका रीजन समझ आया कि क्यों उस विद्यार्थी का जिसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज था, ज्यादा नॉलेज यानी काफी ज्यादा नॉलेज, सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा क्यों सिलेक्शन हुआ। वहां पर रीजन क्या था। अब जैसे आप लोग को ऐसे समझाते हैं इसके पीछे का रीजन को, जैसे कोई सा भी फिल्म का कहानी, कोई सा भी फिल्म का कहानी कहाँ छुपा होता है, फिल्म का हेडिंग में छुपा होता है। अब तो एक उसी टेक्निक का मैंने यूज किया था मेंस एग्जाम में। आपको बदला रहे क्योंकि मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन में हम सूचना को डिलीवर कर देते थे और ओवरऑल स्कोर मेरा उस वजह से उससे ज्यादा हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहब्बतें मूवी आप लोग जैसे आप लोग इनमें से कितने देखे, आप क्या करना, जितने विद्यार्थी देखे। तो मोहब्बतें मूवी का जो फिल्म का नाम क्या है, मोहब्बतें। अब मोहब्बतें टर्म को ब्रेक करके देखें तो मोहब्बतें का क्या मतलब निकलता है। मोहब्बतें का क्या मतलब निकलता है देखें तो मूवी में क्या होगा, लव स्टोरी होगा। ठीक है, फिल्म के हेडिंग से ये समझ आ रहा है कि मूवी में लव स्टोरी होगा, या तो एक लव स्टोरी होगा या तो डिफरेंट लव स्टोरी होगा। ठीक है, अब आप लोग देखें, अब जो मूवी में कहानी है, जो कहानी मूवी में है वो कहानी आप लोग के इर्द गिर्द घूम रहा होता है या वो कहानी से आप खुद गुजर चुके होते हैं। अब यदि आप मेंस एग्जाम में यदि मोहब्बतें मूवी पर लिखने के लिए आते हैं, तो मान लो यूपीएससी मेंस में आता है मोहब्बतें मूवी पर लिखने के लिए, तो अब कोई विद्यार्थी यदि मूवी देख करके लिखता है और आप अगर बगैर देखे लिखते हैं, कोई विद्यार्थी मूवी देख करके लिखता है और आप बगैर देखे लिखते हैं, तो अंतर सिर्फ कितना आएगा। वहां पर क्या है कि नेम अलग अलग होगा, अमिताभ बच्चन का अलग नेम, ऐश्वर्या का अलग नेम वगैरह, और भी जो एक्टर्स उसका अलग अलग नेम होगा, वो आपको पता नहीं होगा अगर आप मूवी नहीं देखे। बट जो मूवी का सेंस है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोग मूवी का वहां पर देखेंगे लास्ट जो 5 मिनट्स होते हैं, जब अमिताभ बच्चन अपना बेटी का तस्वीर के सामने मतलब झुक करके खड़ा होते हैं और पीछे शाहरुख खान का एंट्री होता है, वो उस मूवी का क्या होता है, पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होता है जो बाहर निकलता है, और वो जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, तो अब मान लो मोहब्बतें मूवी पर लिखने के लिए आया कंटेंट एग्जाम में, आपको नहीं देखे मूवी, फिर भी आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, आपके इर्द गिर्द का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में आपको अपना नाम हटा देना है, इर्द गिर्द का नाम हटा देना है, और क्रिटिकल एनालिसिस जो नॉलेज वाला बात है
वो अगर कंटेंट में डालते हैं तो जो मूवी देखा है अगर उसको 10 में से 8 मिलेगा तो आपको 10 में से 5 तो मिल ही जाएगा। समझ आ रहा है? 10 में से 5 तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका ये हो गया सिक्स्थ सेंस टेक्निक जिसको बोलते हैं हम, जिसका अप्लाई आप लोग को एग्जाम में करना है। अब अगला क्या है, अगला सिक्स्थ सेंस टेक्निक का अप्लाई एग्जाम में नहीं किया। और मेरे साथ क्या केस है कि उसमें मैंने सिक्स्थ सेंस टेक्निक अप्लाई किया। अब सिविल सर्विसेज में आपका जो क्वेश्चन होता है